जय हिंद दोस्तों। अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके भीतर एक जुनून होना चाहिए। यदि जिस व्यक्ति में अपने ख्वाब को पाने के लिए यदि वो अपने ख्वाब को पाने के लिए उस ख्वाब को जिद में परिवर्तित कर देता है तो उसका ख्वाब हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता है। मतलब आप अपने ख्वाब को जिद में परिवर्तित कीजिए, तो जिद में जब परिवर्तित हो जाता है शरीर का हर एक भाग, हर एक पार्ट आपके जिद को पूरा करने में लग जाता है। यहाँ तक कि उसकी आंखें जो सोना चाहती हैं वो उसकी जिद को पाने के लिए अपनी आंखों को खोला रखता है, तब तक जब तक वो अपना जो ख्वाब देखा है उसको पूरा न कर ले तब तक। तो आपके भीतर भी जिद होना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 12 का सेट नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप जब बोर्ड में बैठेंगे तो जितना ज़्यादा हो सके आप पहले मॉडल पेपर लगा के जाइए, जिससे आपको कोई भी सेट का, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, हर एक सेट का जितना ज़्यादा हो सके सबका आप प्रैक्टिस करके जाइए। इससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गतिमान है। तो बोला है कि बताइए कि उस पर कितना त्वरण लगेगा। तो हम पढ़े हैं कि यह बराबर होता है QE। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह बराबर होता है Q इंटू E। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो आवेश का जवाब है वो इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश का जवाब यदि इलेक्ट्रॉन है तो Q का जवाब हो जाएगा स्मॉल e। यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और आप सबको पता होगा कि यह बराबर होता है m इंटू ए। यह बराबर होता है m इंटू ए। तो आपसे ए ही पूछा है, एम इस क्या होता है त्वरण। तो आपसे त्वरण पूछा है तो ए बराबर लिखेंगे स्मॉल ई और कैपिटल ई बट्टा के लिख देंगे m। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर जो दिखाई दे रहा है वो सेकंड वाला सही है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है कि 3 समान प्रतिरोध है, तीनों का प्रतिरोध क्या है, बराबर है। मतलब कि आपके सामने जो दिया है R1, R2 और जो R3 है, 3 प्रतिरोध है और तीनों का प्रतिरोध क्या है, R है। तो कह रहा है पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उसका तुल्य प्रतिरोध, पहले उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उसका प्रतिरोध क्या लिखा है, R1। फिर कह रहा है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा है तो उसका प्रतिरोध क्या लिखा है, R2। तो एक कंडीशन दे दिया, देखिए R1 इक्वल टू n R2 दिया है। तो सबसे पहले तीनों प्रतिरोधों को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको पता होगा कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर बोला है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध R1 लिखा है। और ये भी आपको पता है कि तीनों प्रतिरोध क्या है, बराबर है। जब तीनों प्रतिरोध बराबर है तो तीनों को जोड़ देंगे R R R। यहाँ से तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, R1 बराबर आपका हो जाएगा 3R। फिर देखिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा है तो समांतर क्रम के लिए लिखा है इसको R2। तो आप सबको पता होगा कि 1 बट्टा R बराबर होता है 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2, उसके बाद होता है प्लस 1 बट्टा R3। ये फार्मूला होता है। क्योंकि सबका प्रतिरोध समान है तो R R लिख देंगे। इसके बाद देखिए एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका जो एलसीएम होगा तीनों का एलसीएम R होगा। नीचे का हरसेम है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ेंगे 1 1 तो 3 हो जाएगा और इसको उल्टा कर देंगे तो उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R बट्टा 3। अब जो कंडीशन का है उस कंडीशन में भर दीजिए। कंडीशन यहाँ पे ये कह रहा है, कंडीशन बोला है कि R1 बराबर दिया है n R2। अब इसमें कंडीशन भरेंगे तो R1 कितना है, R1 आपका 3R है तो यहाँ पर रखेंगे 3R, उधर देखिएगा n और इधर रखेंगे R बट्टा 3। तो यहाँ से देखिए R से R कट जाएगा और 3 में 3 का गुणा होगा तो 3 तरीके 9। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा कौन सा सही है, तो यहाँ से आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। तो इसके बाद वाला देखिएगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की त्रिज्या, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश जाता है तो वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है उसका फार्मूला होता है R बराबर mb बट्टा के QB। ये फार्मूला होता है। और आपको पता होगा कि देखिए m इंटू भी संवेग होता है। आप बोले m इंटू भी द्रव्यमान
द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है, समवेग। तो यहाँ से हो जाएगा कि त्रिज्या जो निर्भर कर रही है वो किस पर कर रही है, समवेग। समवेग के क्या है, अनुकर्मानुपाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कण जो है समवेग, उसकी जो त्रिज्या है, कण की जो त्रिज्या है वो समवेग के क्या है, अनुकर्मानुपाती है। तो इसका जो आंसर होगा बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपका कट चुका है। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपसे बोला है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे दिया है, नाइट्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। इधर देखिए नाइट्रोजन के बाद है आपका न्यूट्रॉन, फिर आपका दे दिए कार्बन 6। तो आपसे पूछा है बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या नीचे का सब चीज सेम है। तो नीचे का देखेंगे तो 7 है, इधर 0, तो टोटल परमाणु क्रमांक 7। इधर देखेंगे तो 6 है, तो एक की कमी है। तो एक की कमी कौन पूरा करता है, प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन का हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन 1, और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या होता है, 1। नीचे का भी 1 होगा और ऊपर का भी 1 होगा। तो टोटल यहाँ पे यदि हम लोग क्या रख दें, हाइड्रोजन रख दें, यहाँ पे इसके जगह पे क्या कर दें, हाइड्रोजन। तो जब आप हाइड्रोजन रखिएगा तो देखिए टोटल मिला लीजिए, 7 इधर है और 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7। और ऊपर देखिएगा 14 1 15, 14 1 15। तो इसके जगह पर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटॉन। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है और आपसे जो बोला है कि अपवर्तनांक यन ज्ञात करना है। ठीक है, अपवर्तनांक यन निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए तुलना करेंगे, ई बराबर होता है आपका E0 और इसके बाद देखिएगा कास दिया है और लिखेंगे ओमेगा टी, उसके बाद प्लस और यहाँ पे लिखा है के यक्स। इससे तुलना करेंगे। जब यहाँ से तुलना करेंगे तो निकालेंगे ओमेगा क्या है। तो ओमेगा आप देखिएगा तो ओमेगा बराबर आपको दिया है 6 गुणे 10⁸ ये ओमेगा दिया है। उसके बाद के देखिएगा तो के आपको दिया है, के बराबर दे दिया है 4। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी निकाल लेंगे। भी निकालेंगे तो भी का फार्मूला होगा ओमेगा बट्टा के। यहाँ से जब भी निकलेगा तो ओमेगा बट्टा के, और भी ओमेगा का वैल्यू देखिएगा तो ओमेगा का वैल्यू है 6 गुणे 10⁸ और ये है 8 और नीचे कितना है 4। अब इसको काट सकते हैं, 2 से काट लीजिए, 2 दूना का 4 और ये 2 तिहाई 6। फिर इस 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, तो 1.5 गुणे 10⁸ आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब आप सबको पता होगा कि अपवर्तनांक का फार्मूला होता है यन बराबर होता है सी बट्टा भी। अपवर्तनांक बराबर होता है सी बट्टा भी। सी जहाँ प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका फिक्स होता है 3 गुणे 10⁸ और भी की वैल्यू जो दिया है, भी की वैल्यू है 1.5 गुणे 10⁸। तो देखिएगा 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 दूना के 3। तो यहाँ से हो जाएगा यन बराबर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा यन बराबर 2। इसके बाद वाला देखिएगा क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे बोला है कि आपसे कह रहा है कि एक आवेशित संधारित्र है, संधारित्र C है, उसकी संचित ऊर्जा U है। तो संधारित्र पर प्लेटों पर आवेश बताना है। तो हम सबको पता होगा कि संधारित्र की धारिता C जो होता है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर होता है 1/2 CV²। U बराबर क्या होता है 1/2 CV²। तो यहाँ आपको जो आंसर लेकर आना है वो आंसर C मिलाना है और U मिलाना है और Q मिलाना है। C U और भी मिलाना नहीं है, तो भी को हम चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी चालक की धारिता C बराबर होता है Q बट्टा भी। ये फार्मूला होता है चालक की धारिता C बराबर Q बट्टा भी। क्योंकि हमको भी के जगह पर लिखना है तो तिर्यक का गुणा कर दीजिएगा, तो भी बराबर लिखेंगे Q बट्टा क्या लिख देंगे C। तो यहाँ पर भी के जगह पर क्या रखेंगे Q बट्टा C। तो यहाँ से हो जाएगा U बराबर 1/2 C और भी के जगह पर क्या रखेंगे Q बट्टा C। तो इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Q² और नीचे हो जाएगा C²। एक C से एक C काट दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा U बराबर 1/2 और क्या लिखेंगे यहाँ से होगा Q² और नीचे हो जाएगा C। क्या काम कर सकते हैं आप, ये दोनों जो गुणा में भाग में इस साइड भेजिएगा तो क्या करेगा गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 2C और क्या लिख सकते हैं U बराबर क्या लिख सकते हैं Q²। यदि आप इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो बगल वाला किस में आ जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से लिख सकते हैं Q बराबर √2UC का CU लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जहाँ U आपका जो है स्थितिज ऊर्जा है।
चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे जो बोला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, तो आपको याद करना होगा कि जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें, धातु की सतह पर एक निश्चित प्रकाश की जब निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें धातु की सतह पर गिरती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को क्या करने लगती है, निकालने लगती है, मतलब उत्सर्जित करने लगती है। इस प्रभाव को ही बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर सुन लीजिए, जब किसी धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति की या उससे अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणें जब धातु की सतह पर गिरती हैं अर्थात आपतित होती हैं तो धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने लगती हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो आप देख सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एन टाइप और पी टाइप में क्या अधिक होता है, क्या बहुसंख्यक मात्रा में होता है। तो आपको पता होगा कि जो एन टाइप में होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक मात्रा में होते हैं। एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक मात्रा में होते हैं तथा पी टाइप में जो होते हैं वो जो कोटर होते हैं, कोटर अधिक मात्रा में होते हैं। फिर सुन लीजिए कि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक मात्रा में होते हैं और पी टाइप में जो होते हैं वह कोटर जो होते हैं वो बहुसंख्यक मात्रा में होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं। और देखिए याद करने के बाद इसको साथ में लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका कट चुका है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है देखिए धारा मापी। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ रहा है बार बार कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे और धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। और बहुत बड़ा नहीं, एक नंबर में आ रहा है। तो देखिए आप पहली बात की इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो बोलेंगे जब किसी धारा मापी में उसके परिपथ के साथ एक उच्च प्रतिरोध, देखिए जब किसी धारा मापी के साथ किसी परिपथ में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है या उच्च प्रतिरोध का एक शंट जोड़ दिया जाता है तो वह धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है। फिर सुन लीजिए कि जब किसी विद्युत परिपथ में, इस तरह कर लीजिए, जब किसी विद्युत परिपथ में हम लोग धारा मापी के साथ विद्युत परिपथ में धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिससे क्या होता है धारा मापी वोल्ट मीटर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब कहेगा कि धारा मापी को अमीटर में बदलिए तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए बोलेंगे कि जब धारा मापी के साथ परिपथ में धारा मापी के साथ परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं एक निम्न प्रतिरोध, यहाँ उच्च प्रतिरोध हो रहा है, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध की बात करेगा। और धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए बोलेगा कि जब धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है जिसे हम शंट करते हैं तो धारा मापी अमीटर में बदल जाता है। तो आप याद रखिएगा कि कब वोल्ट मीटर कहेगा तो आपका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और अमीटर कहेगा तो निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। और जब वोल्ट मीटर कहेगा तो परिपथ में श्रेणी क्रम में लगेगा और जब अमीटर में बोलेगा तो परिपथ में समांतर क्रम में लगेगा। ये दोनों एक साथ याद कर लीजिएगा कि धारा मापी से किसमें बदलना है, दोनों याद रखिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है न्यूमेरिकल है जो कि काफ़ी आसान है। देखिए इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि पतले प्रिज्म का विचलन कोण बताना है। तो फार्मूला आपको याद होगा कि डेल्टा यम बराबर होता है n-1 इंटू ए, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिएगा यन आपको दे दिया है, यन 2 अपवर्तनांक है और ये जो प्रिज्म कोण दिया है वो 10 दे दिया है। तो आप सीधे फार्मूले में भरेंगे कि डेल्टा यम और यन आपको दे दिया है, यन की वैल्यू 2 -1 और ए दे दिया है प्रिज्म कोण, कितना दे दिया है 10। तो यहाँ से देखिएगा 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा और 10 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से डेल्टा यम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 आ जाएगी। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा है आपसे दे दिया है कि यंग के द्विक स्लिट में यहाँ दे दिया है कि न्यूनतम और अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात, मतलब दे दिया है आपका आई मैक्सिमम बट्टा दे दिया है आई मिनिमम, ये दोनों वैल्यू आपको दे चुका है और ये दे दिया है 9 संबंध 1। तो यहाँ से हम लोग पूछेंगे कि यहाँ पे जो चौड़ाई पूछा है W1 बट्टा W2 ये पूछ दिया है आपसे। जो क्वेश्चन में बोला है कि W1 बट्टा W2 की वैल्यू बताइए
तो हम लोग लगाएंगे सबसे पहले इसका फार्मूला। ये जो फार्मूला लगाएंगे आई मैक्सिमम बट्टा आई मिनिमम का, ये जो फार्मूला होगा आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और नीचे आपका हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे आई मैक्सिमम आई मिनिमम का, ये आपका है 9/1। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से कर देंगे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इधर से स्क्वायर हटेगा तो बगल वाला किस में आ जाएगा, बगल वाला आएगा अंडर रूट में। स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला आ जाएगा अंडर रूट में, तो यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस A2, नीचे आपका हो जाएगा A1 माइनस A2। और जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो बगल वाला किस में आता है, बगल वाला आएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/1। रूट में से बाहर 9 जो निकलेगा, 9 3 के रूप में निकलेगा और 1 1 के रूप में निकलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका A1 प्लस A2, नीचे हो जाएगा A1 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 3/1। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, तिर्यक का गुणा कर दीजिए। तिर्यक का गुणा होगा तो 1 में इसका गुणा होगा तो 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें 3 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3A1 और ये हो जाएगा 3A2। A1 एक तरफ कर लीजिए, A2 को इधर लाइए, A2 इधर, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 3A2 आएगा, तो इधर से 3A2 प्लस यहाँ 1A2 है, उधर जाएगा 3A1, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -A1, इधर हो जाएगा 4A2, उधर हो जाएगा 2A1, काट दीजिए 2 दूना के 4, तो इधर हो जाएगा आपका कि देखिए इधर बचेगा आपका, इधर लेके जाइए तो इधर आपका हो जाएगा 2A2 बराबर हो जाएगा 1A1, तो इधर लेके जाइए तो लिखेंगे 2/1 A1/A2, ये वैल्यू आएगी 2/1। तो देखिए एक फार्मूला होता है आपका I1/I2 बराबर होता है A1/A2 का होल स्क्वायर। ये जो होता है, जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, जो तीव्रता होती है वर्ग के इसके आयाम के वर्ग क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से यदि हम लोग निकालें I1/I2, यहाँ जब रखेंगे तो 2/1 का होल स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना दे दिया है, पहले से उसका प्रतिरोध दे दिया है कि 2 ओम है। R1 बराबर तार का पहले प्रतिरोध दे दिया है 2 ओम है। फिर आगे बोला है कि एक तार की त्रिज्या को खींच के आधी कर दी जाती है। मान लीजिए कि त्रिज्या R है, मान लेते हैं पहली जो त्रिज्या है R है। अब देखिए जो दूसरी त्रिज्या लेंगे, दूसरी त्रिज्या कह रहा है कि पहली त्रिज्या जो है उसका आधा है, खींच के क्या कर दिया जा रहा है, त्रिज्या को आधा कर दिया जा रहा है। तो पहली त्रिज्या को R ले लिया गया, मान लेते हैं पहली त्रिज्या R है, तो जो दूसरी त्रिज्या लिया गया है पहली त्रिज्या को आधा कर दिया गया है। तो कह रहा है कि बताइए कि जो नया तार आ रहा है उसका प्रतिरोध कितना होगा, मतलब हमको बताना है कि जो नया तार है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखिएगा एक तार है, तार बेलनाकार होता है और तार को हम कैसे भी मोड़े या खींचे या मोटा करें या पतला करें, उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तार में तार का जो आयतन होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, जब उसका आयतन लिखेंगे, देखिएगा आयतन, तो आप लोग जानते हैं आयतन बराबर, क्योंकि तार बेलनाकार होता है तो आयतन हम लोग लिखेंगे। देखिए आयतन बराबर होता है आपका क्षेत्रफल गुणे लंबाई। देखिएगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई, यहाँ भी लिखेंगे दूसरे का क्षेत्रफल गुणे दूसरे की लंबाई। तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई जो होता है आयतन होता है, ठीक है। अब देखिएगा और क्षेत्रफल होता है क्योंकि तार बेलनाकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे πr1 स्क्वायर पहले का, ठीक। दूसरा देखिए लंबाई L1 लेंगे, दूसरे का हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल, तो लिखेंगे πr2 स्क्वायर और क्या लिखेंगे लंबाई L2। यहाँ से क्या हो जाएगा कि पाई से पाई काट दीजिएगा और इधर लिखिए L1/L2 बराबर इधर भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और नीचे क्या लिख देंगे R1 स्क्वायर। ये चीज़ नीचे चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा। अब आप वैल्यू भी भर सकते हैं, चाहे तो वैल्यू भर दीजिए और यहाँ से जब वैल्यू भरेंगे तो देखिए L1 और बट्टा L2 बराबर आप वैल्यू भर सकते हैं। देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा कर दीजिएगा R2 या ना डायरेक्ट वैल्यू भर दीजिए। R2 की जो वैल्यू आपका है वो है R/2 का होल स्क्वायर और R1 की वैल्यू है R का स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो L1 L2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी
ये हो जाएगी आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और नीचे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, L1 बट्टा L2 बराबर आपका आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा। अब सीधे हम लोग फार्मूले से चलते हैं। फार्मूला जो होता है देखिए, हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है रो और क्या लिखेंगे L/A। ये हम लोग लिखेंगे पहले वाले के लिए। यदि पहले वाले तार का प्रतिरोध बोला जाए तो R1, लंबाई L1 और क्षेत्रफल क्या लेंगे A1। फिर दूसरे वाले तार के लिए लिखेंगे तो दूसरे तार के लिए क्या होता है R2 और रो नहीं बदलता है, दोनों के लिए क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। इसके लिखेंगे L2 और ये लिखेंगे A2। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 2 वाले में पहले वाले का भाग दे देंगे, 2 से पहले में। तो 2 वाला देखिए R2 और पहला वाला है R1, भाग देंगे तो बायां वाला बाएं तरफ भाग देते हैं। इधर देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे रो और इधर हो जाएगा L2 और इधर लिखेंगे A2। ये होगा रो L1 और क्या लिखेंगे A1। तो रो से रो कट जाएगा, R1 को R1 रहने देंगे, R2 को रहने देंगे और R1 की वैल्यू दे दिया है 2 रख देंगे। इधर देखिएगा ये चौथा से सीधे पहले पे जाएगा और ये ट्रांसफर होकर यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा L2 बट्टा L1 और इधर देखिए आपका हो जाएगा A1 बट्टा A2। अब हम वैल्यू भरेंगे तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि L1 बट्टा L2 बराबर 1/4 है। तो इसका उल्टा कर दें तो यहाँ से लिख सकते हैं L2 बट्टा L1 बराबर 4/1। तो यहाँ से वैल्यू जो भरेंगे, ये जो वैल्यू भरेंगे ये हो जाएगा 4। तो यहाँ होगा R2 बट्टा 2 और ये जो चीज़ हो जाएगा 4/1। अब देखिए क्षेत्रफल यदि भरते हैं तो क्षेत्रफल आप जानते हैं पहले का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर या पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का रखेंगे तो पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। और एक बात देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा R2 बट्टा 2 और इधर से देखिए यहाँ से 4 बट्टा क्या हो जाएगा 1 और बचा क्या है R1 स्क्वायर बट्टा के R2 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए R2 स्क्वायर बट्टा R1 स्क्वायर है ना, इसको आप उल्टा लिखिएगा तो R1 बट्टा R2 हो जाएगा, जो कि वो है R1 बट्टा R2। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको उल्टा कर दीजिए। आप उल्टा कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे L2 बट्टा के क्या लिखेंगे L1। इसको आप उल्टा कीजिएगा तो R1 ऊपर चला जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा, तो L2 बट्टा L1। और देखिएगा L2 बट्टा L1 की वैल्यू क्या है 4/1, मतलब कि 4 है। यहाँ पर लिखेंगे आप, देखिए R2 बट्टा 2 इधर 4, इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो 4 में 4 का गुणा होगा तो 16 और 16 में इधर 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से हो जाएगा R2 बराबर कितना आएगा 32 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, दोनों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री कोण पर पहुंच रहे हैं। तो उनका पूछा है कि परिक्रमण काल माने उनके आवर्त काल का क्या अनुपात होगा। तो देखिए पहले हम लोग बोला है, पहला है प्रोटॉन की प्रोटॉन की बात करेंगे, दूसरा है आपका अल्फा कण उसकी बात करेंगे, और बस इसका पूछ दिया है कि क्या होगा इनका अनुपात। तो T बराबर, देखिए T बराबर जो फार्मूला होता है परिक्रमण काल का 2πm बट्टा का होता है Q इंटू बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग जब चलेंगे तो लिखेंगे 2πm किसका द्रव्यमान प्रोटॉन का, यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन का, और यहाँ पे देखिए आवेश किसका लिखेंगे प्रोटॉन का आवेश, मतलब कि यहाँ पे देखिए Q लिख दीजिएगा, और जब यहाँ पे देखिएगा यार QP लिख दीजिएगा, QP प्रोटॉन का आवेश। फिर 2π नियत है, यहाँ पे जब लिखेंगे द्रव्यमान किसका अल्फा का, और नीचे देखिएगा यहाँ पर आवेश लिखेंगे किसका अल्फा का, और बी दोनों में समान है, चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या है समान है। तो यहाँ से बी से बी कट जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा, और देखिए ये चौथा पे सीधे ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा पहले पर, तीसरा वाला कहाँ जाता है दूसरे पर। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्रोटॉन का आवर्तकाल और नीचे हो जाएगा अल्फा का आवर्तकाल बराबर। देखिए ये जो चौथा पे सीधे पहले पे चला जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा देखिए m और p मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और ये आ जाएगा q अल्फा, और यहाँ से देखिए बचेगा आपका m a अल्फा है, और यहाँ बचेगा q और प्रोटॉन। अब वैल्यू रखते हैं, देखिए आप सबको पता है कि अल्फा जो होता है
वह हीलियम होता है। अल्फा क्या होता है? हीलियम। और ये जो प्रोटॉन होता है वो होता है हाइड्रोजन। प्रोटॉन हाइड्रोजन जैसा होता है और हीलियम अल्फा होता है। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान यदि हम mp रख रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे अल्फा का जो द्रव्यमान होता है, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो यहाँ पे जो अल्फा का द्रव्यमान लिखेंगे वो लिखेंगे 4 और किसके द्रव्यमान के बराबर? प्रोटॉन के 4 गुना होता है। अब देखिए आवेश में 2 गुना होता है। अल्फा जो होता है प्रोटॉन का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिएगा यहाँ लिखेंगे 2 गुणा करेंगे और किसके आवेश के बराबर होगा? प्रोटॉन के आवेश का क्या होगा? 2 गुना होता है। और नीचे लिखेंगे हम लोग आवेश किसका? प्रोटॉन का। तो आवेश से आवेश कट जाएगा, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। तो इसका जो अनुपात आएगा ये प्रोटॉन का और अल्फा का जो आवेश आएगा, मतलब अनुपात आएगा वह 1/2, माने 1 संबंध क्या आ जाएगा? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा 1 संबंध 2। प्रोटॉन का और अल्फा का जो समय अंतराल है इनका अनुपात यही आ जाएगा। देखिएगा इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक प्रकाश सेल में एक बड़ी बिंदु स्रोत r दूरी पर रखा जाता है। तो देखिए आपसे पूछा है ना कि निरोधी विभव बताइए। यदि हम लोग सामान्य विभव की बात करते हैं तो समान विभव v बराबर होता है 1/4πε0 Q/r। हम लोग जानते हैं कि सामान्य विभव में क्या होता है कि दूरी बढ़ने पर, दूरी जैसे जैसे बढ़ता है विभव मान घटता है। विभव का मान क्या होता है? घटता है दूरी बढ़ने पर। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है निरोधी विभव का। तो निरोधी विभव का फार्मूला आप लोग इससे जानते होंगे, E बराबर होता है W प्लस यहाँ पर आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा रहता है कि नहीं? तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा रहता है और यहाँ पर मैक्सिमम गतिज ऊर्जा रहता है। और इसी की जो वैल्यू होती है, इसी की वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम जिसकी रहती है गतिज ऊर्जा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है E0 V0 और स्मॉल e, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हम लोग ये देखेंगे ये जो होता है निरोधी विभव, इस निरोधी विभव में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी R की बात नहीं हुई है, क्योंकि K मैक्सिमम जो होता है हम लोग गतिज ऊर्जा जानते हैं और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहाँ जो V0 है निरोधी विभव है, तो निरोधी विभव कहीं भी दूरी पर इस फार्मूले में कहीं R का नाम नहीं आया, कहीं दूरी का नाम नहीं है। तो बोलेंगे यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए या दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि निरोधी विभव जो V0 है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन बस विभव बोला होता है विद्युत विभव, तो वो दूरी पर डिपेंड करता है, लेकिन निरोधी विभव दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। तो बस आपको लिखना होगा कि निरोधी विभव दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको 3 आवेश दे दिया है। देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस है, ये माइनस है। आपसे पूछा है कि बताइए इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा देखिए कैसे निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 पहला आवेश, दूसरा आवेश और उसके बीच की दूरी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए पहले इसके बीच में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर देखिए 3 जगह निकलेगा, एक U1 और एक होगा U2 और एक होगा U3, तीनों निकालते हैं। देखिए U1 क्या होगा, तो U1 माने पहले इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0 और लिखेंगे पहला आवेश। तो पहला आवेश आपका है माइनस के Q, दूसरा आवेश भी आपका क्या है माइनस के Q। उसके बाद उनके बीच की दूरी देखेंगे तो बीच की दूरी A है, प्लस देखिए आगे दूसरा आवेश की बात करेंगे तो दूसरा क्या है, दूसरा माने इनके बीच में निकाल दीजिए, इन दोनों के बीच में। तो लिखेंगे पहले 1/4πε0 जो कि फिक्स है। और देखिएगा यहाँ पे पहला आवेश आपका है माइनस के Q, दूसरा आवेश देखिएगा ये है 2Q और इसकी बीच की दूरी कितनी है A। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा माने इन दोनों के बीच में निकालेंगे, इन दोनों के बीच में। तो फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0 और देखिएगा यहाँ पर जो आवेश आपके सामने है, पहला आवेश है 2Q और दूसरा आवेश है आपका माइनस Q और नीचे आपका लिखेंगे इनके बीच की दूरी। सब में देखिएगा सब में Q 2 है, सब में A नीचे है और सब में 1/4πε0 है, सब में है। ये हम लोग पहले बाहर कर लेंगे, तो बाहर करेंगे तो 1/4πε0 Q² और नीचे क्या होगा A।
और भाग दीजिएगा तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 से 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, 2q से 2q कट जाएगा, एक a से एक कटेगा, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 बच जाएगा। इसमें देखिएगा एक माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ बच जाएगा 2, और इधर देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, -2, ये बच जाएगा। -2 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटेगा क्या होगा, -3, तो यहाँ से हो जाएगा u बराबर -3 को सामने लिख देंगे, अब बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा q² बट्टा के a। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, u बराबर इतना आ जाएगा, इतना स्थितिज ऊर्जा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 2 कुंडलियां दी हैं, दोनों वृत्ताकार कुंडली है, और दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, और दोनों की त्रिज्या r है, और धारा दोनों में क्या बह रही है, समान। तो आपसे पूछा है कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण यम ज्ञात करना है, यम ज्ञात करना है, और ये भी क्या है, रिजल्टेंट, और दोनों एक दूसरे पे क्या है, लंबवत है। तो लंबवत के लिए देखिएगा ये कुंडली बनाएंगे, यदि यही पहली कुंडली हो और इसके ऊपर लंबवत दूसरी कुंडली हो, और दोनों क्या है, समकेंद्री है। यदि एक में धारा आई जा रही है तो दूसरे में भी धारा क्या जा रही है, आई जा रही है। तो हम लोग बोलेंगे इसमें, क्योंकि सूत्र हम जानते हैं कि यम बराबर होता है NIA। इसमें फेरों की संख्या आपको नहीं दिया है, तो केवल IA ही लिखेंगे, और दोनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण समान होगा। यदि इसका फार्मूला लगाएं तो देखिएगा दोनों के लिए फार्मूला, वैसे m1² m2² प्लस 2m1m2, यदि cos 90 लगाया जाए तो cos 90 का मान 0, तो इसके लिए जो टोटल फार्मूला आएगा m1² प्लस m2², ये होगा पहले का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण, जो कि दोनों का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दोनों में सेम धारा जा रहा है और दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दोनों का चुंबकीय आघूर्ण एक बराबर होगा, m1 बराबर होगा m2। अब देखिए यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है NIA। यन नहीं दिया है तो बस आप I ले लीजिए, IA का स्क्वायर, इधर भी आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, IA लिखेंगे। अब देखिएगा इसका स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका I² और क्या लिख देंगे A², और यहाँ से क्या होगा I² और A²। आप इसको रूट में से यदि आप बाहर निकालें, तो रूट में से जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर है, इसको आप कॉमन कीजिएगा I² A² और भाग दीजिए, तो यह पूरा कट के यहाँ 1 बच जाएगा, इसमें भाग देंगे पूरा कट के क्या हो जाएगा 1, ये रूट में से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा mr बराबर आपका होगा √2 बचेगा, और ये होगा I और A। ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम लोग लिखेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², ये जो क्षेत्रफल होगा आप क्या लिखेंगे πr²। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिएगा इसके बाद वाला क्वेश्चन आपसे बोला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे आप जानते होंगे कि जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो वो एक प्रकार की तरंगे निकालते हुए चलता है, जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वह सदैव विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। देखिए मैक्सवेल बताए थे कि जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भी उसमें से एक प्रकार की तरंगे निकलती हैं, जिसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। और इसमें देखिएगा यदि विद्युत क्षेत्र ये E है तो इसके नीचे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B रहता है। यदि ये देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र, यदि आपका ये विद्युत क्षेत्र E है तो नीचे आपका क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र B रहता है। फिर अगले वाले में क्या होता है, चेंज हो जाता है। यदि ये वाला B है तो इस बार ये वाला क्या होगा, ये वाला E है तो अगली बार ये वाला B होगा, और नीचे का क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। फिर अगली बार ये B है तो ये E बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये आपका होता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के लंबवत कौन जाता है, ये तरंग, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग। और मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल बताए थे कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोल रहे थे कि जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ में एक प्रकार की तरंगे पैदा होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देखिए सूक्ष्मदर्शी है, और सूक्ष्मदर्शी में एक आरेख बनाना है, और ऐसा बनाना है कि इसका अंतिम प्रतिबिंब जाके अनंत बने, और इसका आवर्धन भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं। देखिए सूक्ष्मदर्शी में धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके दोनों सिरों पर एक उत्तल लेंस लगे होते हैं।
इसके प्रथम सिरे पर कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, और तथा इसमें देखिए इसके दूसरे वाले सिरे पर अधिक फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का क्या लगा होता है, एक उत्तल लेंस लगा होता है दोनों तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके भी 2 फोकस होंगे। इसका जो लेंस बनाया है इस लेंस का भी कितना फोकस होगा, 2 फोकस होगा, और इस लेंस का भी 2 ही फोकस होगा। दोनों का 2-2 फोकस रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका प्रथम फोकस, मान लीजिए इसका प्रथम फोकस यहाँ है, इसका FO, क्योंकि अदृश्यक लेंस है, और ये कौन लेंस है, नेत्रिका, FO। और वस्तु को कहाँ रखते हैं, अदृश्यक लेंस के प्रथम फोकस के आगे ये वस्तु है। इस वस्तु का नाम दे दीजिएगा A और नाम दे दीजिएगा B। इसका देखिए, इसका द्वितीय फोकस हम लोग रखेंगे यहीं बगल में, इसका द्वितीय फोकस यहाँ कर देते हैं, या इसको लिख देते हैं FO। देखिए अब यहाँ पे हम लोग पहली प्रकाश किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जाएगा टकराएगा, टकरा कौन से होकर जाएगा, इसके फोकस से। फिर अगला प्रकाश किरण को ये प्रकाशित केंद्र से भेजते हैं, और कहीं ना कहीं जाके ये मैच करेंगे सब। मान लीजिए यहीं पे मैच कर दिए सब। जब यहाँ पे दोनों मिलेंगे सब, तो यहाँ पे वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा जो कि वास्तविक रहेगा और उल्टा बनेगा। और इसका नाम देखिए, यदि नाम इसका AB हो रहा है तो इसका नाम हम देखेंगे A- और क्या लिख देंगे, B-। और ये जो बनेगा नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस पर बनेगा, नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बनेगा, और नेत्रिका का द्वितीय फोकस आप इधर कर लीजिए, क्योंकि लेंस है इसका 2 फोकस रहेगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से बनाने के बाद हम लोग करेंगे एक काम, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, अनंत पर, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। देखिए ये वस्तु है, इसका ये प्रथम प्रतिबिंब है, और ये जो प्रथम प्रतिबिंब होगा इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और नेत्रिका लेंस क्या करता है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर कैसे बनाएगा। देखिए इसको ले जाके एक आप इसको मिलाइए, और एक आप इसे क्या कीजिए, इसको एक आगे की तरफ लेके जाइए, और एक यहाँ से मिलाने के बाद आप इसको लेके जाइए। ये प्रकाश किरण जा रही है ये दोनों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ लेकर आते हैं, इसको ऐसे दिखा देंगे पीछे की तरफ लाके, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ लेकर आएंगे, और बोलेंगे कि यहाँ पर कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। ये आपका फिगर है, इसका फिगर है जब बोलेगा कि सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ जाकर बन रहा है, अनंत पर। इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला आवर्धन यम बराबर होता है माइनस के V0 बट्टा के U0, और ये होता है D/, होता है FE। ये फार्मूला होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसमें क्या क्या बोलेंगे कि इसकी जो आवर्धन होता है वह देखिए U0 माने वस्तु की दूरी। तो यदि U0 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी आवर्धन कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग बोलेंगे कि वस्तु को क्या करना होगा, वस्तु को लेंस के पास रखना होगा, मतलब कि ये जो अदृश्यक लेंस O है इससे वस्तु को पास में रखना होगा। जब ये पास में रखेंगे, कम दूरी पर रखेंगे, तो कम दूरी पर रखेंगे तो ये दूरी घटाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। तो पहला यही बोलेंगे कि U0 को कम करने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर देखिएगा V0 को बढ़ाने पर, माने यदि इसका प्रतिबिंब दूर बन रहा है तो हम लोग बोलेंगे यदि V0 बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। तथा तीसरा बोलेंगे कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को घटाने पर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को घटाने पर इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। 3 चीज बोल सकते हैं इसमें, ये U को घटाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, V0 को बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, और FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को घटाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, और इसके फिगर को भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ऊर्जा स्तर दिया है। ऊर्जा स्तर क्या हो रहा है कि C से चल के A में आ रहा है, फिर C से चल के B में आ रहा है, फिर B से चल के A में आ रहा है। तो दिया है कि इनकी तरंग दैर्ध्य दे चुका है। जो C से A में आ रहा है उसके लिए तरंग दैर्ध्य दे दिया 1000, और जो C से किस में आ रहा है, B में आ रहा है, उसके लिए तरंग दैर्ध्य दे दिया है आपका कितना, 5000। तो आपसे पूछा है B से A में आने के लिए कितना तरंग दैर्ध्य होगा। तो देखिएगा यहाँ से ये जो तरंग दैर्ध्य है C से A में आ रहा है, इसका जो मान है इन दोनों के योगफल के क्या है, बराबर है। देख लीजिए, तो जो C से A में आ रहा है, मतलब कि यहाँ से जो आ रहा है C से A में, तो जो C से चल के किस में आ रहा है, A में आ रहा है, उसके लिए तरंग दैर्ध्य आप इस तरह लिखेंगे। उसके लिए जो ऊर्जा के लिए लिखेंगे E, और किस में से आ रहा है, C से A में, इसका जो वैल्यू होगा इन दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो किसके, ये जो आ रहा है C से किस में आ रहा है, C से B में आ रहा है, और एक जो है वो किस में आ रहा है, B से A में आ रहा है। तो इसको लिखेंगे B से A में। और आपसे पूछा है क्या, B से A में आने के लिए, तो जिसको पूछा है उसको अकेले छोड़ देंगे और इसको इधर लेकर आएंगे। ये यदि प्लस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं C से A, और इसको लिखेंगे E
सी से बी और इधर जो होगा ये निकालना है बी से ए। हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा होता है ई इक्वल टू होता है एच सी बट्टा के लेमडा। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है एच सी बट्टा लेमडा। तो इसके लिए जब लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एच और सी, एच सी तो एकदम फिक्स होता है, नियत होता है, और इसके लिए लिखेंगे लेमडा। तो देखिएगा जो सी से ए में आ रहा है, सी से ए में आ रहा है तो उसके लिए आप कितना आपका दिखाई दे रहा है 1000। तो हम लोग लिखेंगे 1000 और माइनस एंगस्ट्राम में ही रहने दीजिए अभी, फिर माइनस देखिएगा जो बी से पहले तो लिखेगा फार्मूला एच सी बट्टा के लेमडा। तो जो लेमडा है इसके लिए कितनी है 5000 है, 5000 और क्या है एंगस्ट्राम, इसको रहने देंगे। फिर आगे देखिएगा इसकी वैल्यू बताना है, बी से ए में आ रहा है तो बी से ए में आ रहा है तो इसके लिए फार्मूला रख देंगे और रखेंगे एच सी बट्टा के लेमडा। तो इसके लिए लेमडा 2 लिख देते हैं और इसके लिए हम लोग लेमडा 3 और लेमडा 1 लिख सकते थे, लेकिन चलिए अब इसको हल करते हैं। दोनों में एच सी है, यहाँ भी एच सी है, यहाँ भी एच सी है, तो एच सी कॉमन कर लेते हैं। जब एच सी कट जाएगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा 1000 और हो जाएगा एंगस्ट्राम और माइनस देखिए यहाँ से एच सी हट जाएगा और बचेगा 1/5000 और क्या बच जाएगा एंगस्ट्राम। इसके बाद देखिएगा इधर है आपका इक्वल टू, इधर देखेंगे बराबर एच सी बट्टा लेमडा 2। यहाँ से एच सी कट जाएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/लेमडा 2 बराबर देखिएगा दोनों का, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 1000 और 5000 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5000 और इसके बाद क्या कीजिएगा भाग दीजिए। 1000 का 5000 में भाग देंगे तो कितने में कटेगा 5 बार में, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 कम 5। इसके बाद देखिएगा 5000 से काटेगा तो 5000 से 5000 एक बार में कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 और ये होगा एंगस्ट्राम। तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा आपका 1/लेमडा और यहाँ से हो जाएगा 4/5000 और क्या होगा एंगस्ट्राम में होगा। अब इसको उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा 2 बराबर हो जाएगा 5000/4। अब इसको हम भाग देंगे देखिए कितने बार में कट रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 4 कम 4 और 4 दूना के 8 और 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 1250 एंगस्ट्राम। लेमडा 2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1250 एंगस्ट्राम। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना, देखिएगा आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ से तीसरे के लिए है तो आप लिख सकते हैं E3 का जो मान होगा E3 का मान इन दोनों का E2 और E1 के बराबर होगा, E2 प्लस E1 के बराबर होगा। और आपसे पूछा क्या है, आपसे E2 पूछ रहा है तो इसको आप इधर लिख देते हैं, तो यहाँ से भी लिख सकते थे E2 बराबर क्या लिख सकते हैं E3 और माइनस के E1 और आप जानते हैं उसके बाद लगा देंगे E इक्वल टू एच सी बट्टा लेमडा, इधर एच सी बट्टा लेमडा एच सी बट्टा लेमडा, एच सी कॉमन करके काट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1250। ये जो क्वेश्चन आपका कट चुका है ये आपका हट चुका है। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक का पूरा प्रतिरोध दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रतिरोध आपका है कितना है, पूरा प्रतिरोध 12000 है। यहाँ से ए से लेके और बी तक का प्रतिरोध 12000 दे दिया है। ठीक, आपसे कह रहा है कि ए से सी तक जो भाग है इसका, ए से सी तक का जो भाग है वो क्या है, इसका 1/4 है। तो 1/4 है ए से सी तक और पूरा प्रतिरोध कितना है, पूरा प्रतिरोध 12 है। तो 1/4 में 4 से क्या कर देंगे भाग, तो यहाँ से ए से सी तक का प्रतिरोध पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे देखिएगा आर ए से सी, ए का सी जब निकालें तो टोटल प्रतिरोध है 12000, 12000 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 4 तिहाई 12, 3000 क्या आ जाएगा ओम, 3000 ओम आ जाएगा किसका, हम लोग ए से सी तक। अब देखिएगा ए से सी तक आ गया और यहाँ से बी से सी तक का जो रहेगा यहाँ पर आप जो बचा रहेगा बी से सी, तो बी से सी रहेगा क्योंकि यहाँ का 3000 आ गया, अब पूरा 12000 है तो 12000 में से आप 3000 घटाइएगा तो आपके सामने आ जाएगा टोटल 9000 ओम, 9000 ओम आ जाएगा बी से सी तक। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसका भी प्रतिरोध है। अब वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो है 6000 ओम, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध दिया है कितना है 6000 ओम। तो ये चीज़ जो 6000 है और इधर जो नीचे आया है 3000, ये 6000 और ये जो आया है 3000 ओम,
ये दोनों एक दूसरे के किस क्रम में, समांतर क्रम में। ये दोनों समांतर क्रम में है, तो पहले इन दोनों को हल करके पहले प्रतिरोध निकालते हैं। जब इन दोनों को हल करेंगे तो प्रतिरोध देखेंगे कितना आएगा। पहले तो कुल प्रतिरोध दिया था, तो इन दोनों के बीच में निकाले हैं यहाँ पे, क्योंकि टोटल प्रतिरोध 12,000 था, तो 1/4 निकालेंगे तो 3,000 और ऊपर आए 6,000। ये दोनों समांतर क्रम है, तब इसके लिए प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे तो 1 और लिखेंगे 1/r' ले लीजिए। 1/r' बराबर लिखेंगे 1 ये वोल्ट मीटर वाला 6,000 और इसका जो है 3,000। दोनों का एलसीएम देखेंगे तो दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 6,000 और भाग दीजिएगा तो 6,000 से 6,000 एक बार में कट जाएगा और 3,000 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 3/6,000। इसको उल्टा कर देंगे तो r' बराबर हो जाएगा 6,000/3, काट देंगे 3 दूना के 6, तो 2,000 ओम आ जाएगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में टोटल ये दोनों मिला के कितना आया 2,000। और टोटल प्रतिरोध देखा जाए, कुल प्रतिरोध इसलिए निकालेंगे क्योंकि धारा बताना है। धारा बताने के लिए आपको क्या बताना है, कुल प्रतिरोध। तो पहले कुल प्रतिरोध निकाला जाए, कुल और क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध। तो जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो देखिएगा इन दोनों को मिला के कितना आया, इन दोनों को मिला के आया 2,000। अब प्लस ये दोनों मिल के, अब बाकी इधर कितना था, इधर है 9,000, तो 9,000 और ये है 2,000 मिल के 11,000 ओम आ जाएगा कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध R आ गया, इसको ले लीजिए कुल प्रतिरोध R। अब आपसे क्या पूछा है, पहले आपको निकालना पड़ेगा धारा, क्योंकि कुल प्रतिरोध तो दे दिया है तो कुल वोल्टेज भी पता है, तो हम लोग कुल धारा निकाल लेंगे। R बराबर होता है V/I, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो यहाँ से कुल वोल्टेज आपको दिया है 220 दे दिया है और कुल प्रतिरोध आया है 11,000। तो 1 0 से 1 0 काट लीजिएगा और 11 दूना के 22, 2 हो जाएगा और 2 के बाद 100 से जब भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आप 0.02। 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 2 0 बचा हुआ है, 2 0 का दशमलव क्या लगेगा, 2 स्थान पहले। इतना एम्पियर क्या आ जाएगा, धारा। इतना एम्पियर आपका क्या आ जाएगा, धारा आ जाएगा। अब आपसे पूछा, देखिए ये जो बोला है कि वोल्ट मीटर में कितना पाठ्यक्रम होगा, इस वोल्ट मीटर में कितना पाठ्यक्रम आएगा इस वोल्ट मीटर में। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर टोटल प्रतिरोध देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक का प्रतिरोध कितना है। वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम निकालना है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम निकालने के लिए देखिए क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। तो धारा तो यही रहेगा 0.02, लेकिन प्रतिरोध जो आपका रहेगा इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध रहेगा। इसके बीच में कितना प्रतिरोध आया है, तो इसके बीच में प्रतिरोध हमारा आया है 2,000। इसके बीच में जो प्रतिरोध लिखेंगे 2,000 और देखिएगा 2 0 से 2 दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए 2 और 2 0 खत्म हो जाएगा तो 20। अब 20 से गुणा करेंगे 20 दूना के 40 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम जो रहेगा वो क्या होगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध हमको इसी के बीच में लेना है, कुल नहीं, इस दोनों के यहाँ से ये वोल्टेज लेना है, ये ऐसे ये वाला प्रतिरोध रखना है। तो चलिएगा इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जिसे कह रहा है कि एम्पियर के नियम की सहायता से एक लंबे तार के पास आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि गॉस के नियम की सहायता से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। सेम टू सेम वही चीज है कि आपके पास एक लंबा तार दे दिया है जिसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I। इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और इसके पास में, इसके बगल में कोई बिंदु है P। यहाँ पर हमको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो हम लोग बोलेंगे इस बिंदु से होकर जाने वाली, सबसे पहले एक बंद वक्र बना लेंगे। क्या बनाएंगे, बंद वक्र बन जाएगा और बोलेंगे कि इसकी जो दूरी है, कितनी दूरी है, R। यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ दिखाएंगे, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र और इसकी एक सूक्ष्मखंड लंबाई dl, दोनों एक ही दिशा में ले लेंगे। और इसके बाद बोलेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एम्पियर का परिपति नियम। तो सबसे पहले एम्पियर का परिपति नियम आपको पता होगा कि एम्पियर का परिपति नियम होता है किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा, उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा I के μ0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है।
तो सबसे पहले आप एम्पियर का परिपति नियम लिख सकते हैं। अब एम्पियर का परिपति नियम लिखने के बाद इसके एम्पियर के परिपति नियम से इसको हमको क्या करना है, उत्पत्त करके लाना है, मैंने प्रूव करके लाना है। तो बोलेंगे कि माना एक लंबा धारावाही तार है जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही तार के आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P से लेके एक बंद वक्र बना लेंगे, बंद वक्र बनाएंगे जहां पर हम लोग दिखाएंगे एक छोटा सूक्ष्म खंड अवयव जो कि dl लेंगे और इसके बाद बोलेंगे इस सूक्ष्म खंड अवयव पर हम लोग लगाएंगे, पहले देखिए चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे B और क्या लगाएंगे dl, ठीक है B dl। उसके बाद देखिएगा B dl लगाने के बाद बोलेंगे बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर जो B निकल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल जाएगा और अंदर जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा dl। अब dl देखिएगा dl कैसे निकलेगा, तो dl जो है यहाँ पे छोटी सी लंबाई है, अब पूरी लंबाई लेंगे तो पूरी लंबाई क्या हो जाएगा, पूरी लंबाई 2 पाई r। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ से देखिएगा समाकलन b और क्या लिख देंगे dl। अब देखिएगा दूसरा वाला बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हम जानते हैं एम्पियर के परिपति नियम से, नीचे लिखेंगे एम्पियर के परिपति नियम से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि B और लिख देंगे dl बराबर μ0 और क्या लिख देंगे I। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो दाहिना पक्ष जो बराबर करेंगे तो B 2 पाई r बराबर लिखेंगे μ0 और क्या लिख देंगे I। तो यहाँ से हो जाएगा B बराबर, ये चीज़ गुणा में है तो नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा μ0 अपान 2 पाई और ये हो जाएगा I बट्टा के R, ये आपका हो जाएगा I बट्टा R। यही प्रूफ करना है। देखिए इसमें आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा एम्पियर के परिपति नियम से हम लोग बोलेंगे कि माना है पूरा इसके बारे में, माना एक धारावाही तार है जिसमें धारा I बह रहा है, इस तार के पास r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाली एक वृत्ताकार मतलब परिधि या वृत्ताकार पृष्ठ खींच लेंगे जो कि बंद वक्र होगा। फिर बोलेंगे यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो रेखीय लंबाई लिया गया है ये दोनों एक ही दिशा में है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि पहले लगाएंगे यहाँ पे कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B बाहर निकल जाएगा क्योंकि हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। जितना हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा, समान होगा तो बाहर निकल जाएगा। और जो dl लिए है छोटा सा लंबाई और इसका पूरा परिधि लिया जाए तो पूरा परिधि क्या होगा 2 पाई r, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि एम्पियर का परिपति नियम ये होता है और दोनों का कौन सा पक्ष, बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक क्या कर देंगे बराबर और ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। यही इसको प्रूव करना था। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में एक प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके पर आपतित हो रही है तो 45 डिग्री का कोण बना रही है। फिर बोला है कि इसका जो पृष्ठ BC है इस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है और 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि अपवर्तनांक n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा इस फिगर को हम लोग देखेंगे। फिगर में जब हम बनाएंगे तो ऐसे फिगर देख लीजिएगा। सबसे पहले आप फिगर को बना लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर जब हम फिगर बनाते थे देखिए, एक आप बना दीजिए अभिलंब, ये आपका अभिलंब है अभिलंब और ये लेकर आइए आपतित किरण। जैसे हम लोग लेकर आते हैं आपतित किरण को, ये आ रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री, ये बन रहा है 45 डिग्री। इसको आना चाहिए। देखिए फिर यहाँ पे जब जा रहा है प्रकाश की किरण तो यहाँ से देखिए ऐसे यहाँ पे जब गया है तो यहाँ पे जाने के बाद इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम चल के विरल माध्यम में न जाकर इस सघने माध्यम में क्या हो गया, सघने माध्यम में वापस चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये अपवर्तित किरण, फिर ये प्रकाश की किरण है। तो यहाँ पे हम लोग अभिलंब बना लेंगे, यहाँ पे एक अभिलंब बना देंगे, ये अभिलंब बन गया है। इस पृष्ठ का नाम है BC और उसके बाद जो भी नाम है यहाँ पे नाम है A और यहाँ पे नाम है D। यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए, यदि ये आपतन कोण I है तो ये क्या होगा, अपवर्तन कोण R होगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये अपवर्तित किरण यहाँ से 7 डिग्री कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ये जो कोण आ रहा है देखिए यहाँ पे एंगल, इस एंगल को देखिए, ये जो एंगल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कोण है क्रांति कोण IC होगा, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो यदि अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बना देता है तो इसको क्या अपवर्तित किरण 90 डिग्री कोण बनाता है। तो बोल देते हैं कि ये आपतन कोण I को क्या बोलते हैं, क्रांति कोण C। तो ये जो आएगा IC होगा, क्या होगा IC।
तो हम लोग अब निकालेंगे। सबसे पहले स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल के नियम पहले क्या है, प्रकाश की किरण चल रहा है किसे, एयर से कांच में जा रहा है, एयर से कांच में। तो ये होता है n बराबर होता है साइन आई बट्टा क्या होता है साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एयर के सापेक्ष ग्लास का, तो आई कितना है, यहाँ पे आई जो आपको दिख रहा है 45 है, और आर की वैल्यू हमको नहीं पता है तो आर को रहने देंगे साइन आर के रूप में। अब यहाँ से तिर्यक का गुणा भी कर सकते हैं, तिर्यक का गुणा करें तो एयर के सापेक्ष ग्लास का, और इधर हो जाएगा साइन आर, और आपका बचेगा इधर साइन 45, और साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2। इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ पाएंगे, यहाँ पे इस बिंदु पर आपतन कोण है अपवर्तन कोण। तो यहाँ से बोलेंगे स्नेल का नियम लगाएंगे, और यहाँ पर स्नेल का नियम जो होगा, प्रकाश की किरणें कांच से और किस में आ रही है, एयर में, कांच से किस में आ रही है, कांच से एयर की तरफ। तो यहाँ से जब लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर जब लिखेंगे साइन आई, तो आई आपका हो जाएगा कितना आई सी, और उसके बाद होगा साइन आर, तो आर हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये ग्लास के सापेक्ष एयर का, और यहाँ से हो जाएगा साइन आई सी, और साइन 90 का मान 1। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको। देखिए ये जब लिखेंगे हम लोग यहाँ से एयर के सापेक्ष ग्लास का जब लिखेंगे तो ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टा, और यहाँ हो जाएगा आई सी, साइन आई सी। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो साइन आई सी का मान होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि अब देखिए तिर्यक का ये दो रेखाएं समांतर है, ये वाला और ये वाला समांतर है, तो एकांता और अंतःकोण से दोनों बराबर होगा। तो साइन आई की वैल्यू जो होगी इस वैल्यू के बराबर होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें ये आर बन चुका है, ये होगा 90 माइनस आर, ये जो एंगल होगा 90 माइनस आर। तो यहाँ जो वैल्यू हम लोग भरेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एयर के सापेक्ष ग्लास का निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कास थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बट्टा कास, और क्या लिख देंगे आर। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से तिर्यक का गुणा कर दिया जाए, और यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल चुके हैं ये वाला वैल्यू, तो इसको हम लोग तिर्यक का गुणा कर दें तो यहाँ से हो जाएगा एयर के सापेक्ष ग्लास का, और कास आर कर देंगे बराबर के 1, और इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों का वर्ग करेंगे और वर्ग करके क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 का देखिए यन एयर के सापेक्ष ग्लास का वर्ग कर दिए, और इधर से साइन स्क्वायर आर को वर्ग कर दिए, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो देखिए एयर के सापेक्ष ग्लास का वर्ग करेंगे और लिखेंगे कास स्क्वायर आर, और बराबर इधर तो हो गया, बाएं पक्ष का वर्ग हो गया, दाहिने पक्ष का करेंगे तो दाहिने पक्ष आपका है 1/√2 का वर्ग करेंगे, और प्लस किसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। अब वर्ग कर देंगे तो देखिए यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आप कॉमन कर सकते हैं, एयर के सापेक्ष ग्लास का कॉमन कर लीजिएगा। तो कॉमन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, भाग, तो यहाँ भाग देंगे तो आपका बचेगा साइन स्क्वायर आर, इधर बच जाएगा आपका कास स्क्वायर आर, ये बच जाएगा, और इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1, और रूट हट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ये साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यदि थीटा की जगह पर दोनों की जगह पर क्या है आर है, साइन स्क्वायर आर और कास स्क्वायर आर का मान कितना होगा 1। यहाँ से हो जाएगा एयर के सापेक्ष ग्लास का, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला किस में आ जाएगा अंडर रूट में, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर के सापेक्ष ग्लास का √3/2। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा आपसे बोला है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया है कि r = आपको दे दिया है कि 10 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला है कि यहाँ पे जो अवतल लेंस है उसका अपवर्तनांक ग्लास का 3/2 है, और 2 अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। फिर इसके बीच में एक उत्तल लेंस डाला गया है जिसके भीतर द्रव भरा गया है, और उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है 4/3। तो बोला है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताना है, क्षमता बताइए, और इसकी क्या बताना है प्रकृति। प्रकृति माने कि कैसा है, टोटल बिहेवियर कैसा करेगा, अवतल करेगा। यदि कुल क्षमता है निगेटिव में आती है तो अवतल नियर बिहेव करेगा, यदि इसकी कुल क्षमता P+ में आती है तो उत्तल नियर बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं
कि इसकी कितनी फोकस दूरी होगी। तो आप लेंस मेकर का फार्मूला जानते होंगे कि 1/f बराबर होता है n-1 और एक होता है 1/r1 और -1/r2। और आपको अच्छी तरह पता होगा पहले अवतल की बात जब करते हैं तो अवतल में पहला जो होता है पहला ही माइनस होता है और दूसर का क्या होता है, दूसर का होता है प्लस। लेकिन उत्तल वाले में क्या होता है ये भी आपको पता होगा कि उत्तल वाले में क्या होता है, उत्तल वाले में पहल का होता है प्लस और दूसर का जो होता है दूसर का होता है माइनस। ये आप याद रखिए, उत्तल खातिर ये होता है। तो हम पहले अवतल की बात करते हैं। तो अवतल में जब भरेंगे तो 1/f बराबर क्या रखेंगे n के जगह पर कितना है 3/2 माइनस के 1। देखिए r1 के जब लिखेंगे 1/-r, तो माइनस ऊपर लिख सकते हैं और दूसर का आपका रहता नहीं है माइनस, तो ऐसे लिखेंगे 1/r। इसमें जब इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद देखिए कितना आएगा। देखिए 3/2 में से 1/2 घटाइएगा, ये 1 घटाइएगा तो आपका बचेगा 1/2 और इधर देखिएगा माइनस माइनस जुड़ेगा क्योंकि दोनों का हर क्या है सेम है। तो -1 मिलकर -2 हो जाएगा और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो f बराबर हो जाएगा -r और r जो वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो क्षमता हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर 2 अवतल लेंस है इसलिए इसके लिए कुल अवतल लेंस की कुल क्षमता मतलब कुल फोकस दूरी। तो पहले आप एक की क्षमता निकाल लीजिए। जब आप क्षमता निकालेंगे तो यहाँ से एक काम कीजिए, इसको F1 कर सकते हैं और यहाँ से P1 निकाल लीजिए पहले अवतल लेंस की क्षमता। तो क्षमता बराबर होता है 100/f और क्या लिखते हैं डायवेक्टर, ये फार्मूला होता है P बराबर 100/f डायवेक्टर। तो यहाँ से लिए P1 जब लिखेंगे तो 100/f की वैल्यू कितनी है -10। तो 1 0 से 10 10 में 100, तो P1 जो आपका हो जाएगा -10 डायवेक्टर। और देखिए यहाँ पे एक और अवतल लेंस है तो उसका भी इतना होगा। तो कुल फोकस जो होगा कुल क्षमता, पहले कुल क्षमता कुल अवतल लेंस की जो क्षमता हो जाएगी दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे -10 डायवेक्टर और -10 डायवेक्टर मिलके कितना हो जाएगा -20 डायवेक्टर हो जाएगा। किसके लिए अवतल लेंस खातिर। अब अभी निकालना आपको उत्तल लेंस खातिर। तो देखिए जब उत्तल लेंस की निकालेंगे तो देखिए यहीं पे निकाल लीजिए उत्तल लेंस खातिर। तो उत्तल लेंस का द्रव में भरा गया उत्तल लेंस द्रव में, तो इसके लिए लिखेंगे 1/f बराबर n-1 और 1/r1 -1/r2 ये फार्मूला भरेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/f और n मैंने अपवर्तनांक इसका दे दिया है 4/3। तो यहाँ से जब हम भरेंगे 4/3 माइनस के 1 और इसके लिए देखिए R1 प्लस होता है तो लिखेंगे 1/r और R2 क्या होता है माइनस। तो जब R2 माइनस होता है तो माइनस माइनस भरेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और देखिए दोनों का हर क्या है सेम है। यहाँ से जब आप घटाएंगे तो देखिए 1/f बराबर आपका हो जाएगा, घटेगा तो बचेगा 1/3 और इधर आप दोनों का हर क्या है सेम है। तो यहाँ से हर सेम है तो अंश को 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से जब इसको हम लोग हल करेंगे और r की वैल्यू 10 दे चुका है, जब 10 वैल्यू भरेंगे तो देखिएगा यहाँ से जब वैल्यू आपका आ जाएगा यहीं पर नीचे देख लीजिए। जब इसको आप देखिएगा यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर आप लिखिएगा यहाँ हो जाएगा 1/3 गुणे 2/10। तो इसको काट दीजिएगा, 2 कम 2 2 5 10 तो हो जाएगा 1/15। तो यहाँ से f बराबर आ जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर। ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी आ गई। जब फोकस दूरी आ गई तो इसकी क्षमता भी निकाल लेते हैं। जब इसकी क्षमता निकालेंगे तो क्षमता लिखेंगे P2 बराबर क्या लिखेंगे 100/f और किस में लिखते हैं सेंटीमीटर में। तो देखिएगा सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी P2 उत्तल लेंस की 100/f, f का जब 15 है और ये डायवेक्टर लिखेंगे डायवेक्टर। तो यहाँ से 5 से काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे 5 × 15 और 5 दूना के 10। तो ये हो जाएगा P2 बराबर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस का 20/के कितना 3 डायवेक्टर। अब देखिए एक अवतल खातिर आया आपका -20 डायवेक्टर और उत्तल खातिर आया 20/3। तो टोटल क्षमता P बराबर दोनों जोड़ दें P1 + P2 टोटल क्षमता। इसको P1 + P2 माने इसको P1 आप कर लीजिएगा, टोटल क्षमता इसका P1 कर लीजिए, इसको बस P रहने दीजिए, ये P रहने दीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे जब जोड़ेंगे P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है -20 डायवेक्टर और P2 का वैल्यू है 20/3 डायवेक्टर। अब यदि हम एलसीएम ले लें 3 एलसीएम ले लें
तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 से 3 कट जाएगा कितना होगा 20 डायवेक्टर। 60 में से 20 घटेगा तो ये बचेगा -40/3 और डायवेक्टर। ये आपका इसका आंसर होगा -40/3। लेकिन एक बात देखिएगा, ये जो चीज़ आया हुआ है नेगेटिव में आया हुआ है। तो जब नेगेटिव में आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी, नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा अवतल लेंस। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो गॉस के नियम का प्रयोग करके आपको अनंत लंबाई का जो आवेशित तार है उसके लिए हमको क्या बताना है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये क्वेश्चन हम आपको कराए हुए हैं सेट में, इसके पीछे वाले सेट में। इसके बाद देखिए आपसे बोला है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो विवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोधक या किसी छिद्र वाले पदार्थ पर टकरा के किनारे से मुड़ के चली जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो केवल इसमें प्रकाश का विवर्तन है, बाकी आपका कर चुका है। तो आपको याद होना चाहिए प्रकाश का विवर्तन कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोधक या किसी छिद्र पर जब टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, वो मुड़ के किनारे से निकल के चली जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन का 8वां में दिया है और आपसे पूछा, देखिए क्या क्या पूछा है। यहाँ से पूछा है कि यंग का द्विक स्लिट में जो तरंगदैर्घ्य दिया है एंगस्ट्रॉम में, और इसके बाद आपसे बोला है कि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, तो स्लिटों के बीच की दूरी d होता है। तो d बराबर आपको दे दिया है 1 मिलीमीटर। और आप जानते हैं कि सवाल मिलीमीटर में नहीं रहता है, मिलीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो मीटर में करेंगे तो 10⁻³ से गुणा। और देखिए स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी जो कि कैपिटल D होता है उसकी दूरी दे दिया है 1 मीटर। यहाँ से जो दिया है वो क्या दिया है, 1 मीटर। इसके बाद दे दिया आपसे कि पहले के लिए, देखिए पहले आपसे बोला है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछा है। तो सबसे पहले हम इधर ये अदीप्त खाती निकाल लेते हैं। अदीप्त खाती निकालेंगे तो देखिए सूत्र जो रखेंगे x m बराबर लिखेंगे m-1/2 और लिखेंगे d लेमडा बट्टा के स्मॉल d, ये लगाएंगे अदीप्त खाती। तो अदीप्त खाती लिखेंगे, देखिए यह अदीप्त खाती आप लगा रहे हैं अदीप्त खाती। और चौथा अदीप्त पूछा है दूसरा अदीप्त से केंद्रीय फ्रिंज की दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे x m का जगह पर 2, m का जगह पर 2 -1/2 और देखिए d के लिए क्या आएगा, d आपका दिया है, d मैंने कितना दिया 1 मीटर। और लेमडा किसके लिए लेमडा बोल रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर रखेंगे 6000 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा, मीटर में। और उसके बाद d आपको दे दिया है, d कितना दिया है, d दिया आपका 1 × 10⁻³ इसको आप बाद में लिखिएगा, इसको नहीं लिखा जाता है। अब देखिए इसको जब आप हल करेंगे इसमें इसका गुणा कीजिएगा 2 दूना के 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 3/2। और इसके बाद देखिए इस चीज़ को यहाँ देखेंगे तो 3 जीरो से कम होगा तो कितना होगा 6 × 10⁻⁷ ये बचा रहेगा। और इसको जब नीचे से आप ऊपर अभी लेके जाइएगा, अभी लिख लीजिए या एक लाइन लिख लीजिए और 1 × 10⁻³ अब इसको काट लीजिए 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिरिके 9 और ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁷ और ये हो जाएगा 10⁻+3 x2। यहाँ से हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा आपका 3 घटेगा तो कितना होगा 9 में से घटेगा तो 10⁻⁴ और मीटर को यदि आपको मिलीमीटर में बदलना हो तो मिलीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणा कर सकते हैं किसे से 10⁻+3 से, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए। तो क्या होगा 10⁻⁻4 में से 3 को कम होगा तो 10⁻1 बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x2 बराबर 9 × 10⁻⁻1 और -1 आप इस तरह लिख सकते हैं 0.9 मिलीमीटर, या तो आप आंसर 9 मिलीमीटर लिखिए 0.9 मिलीमीटर, या आंसर यहीं पर लिख सकते हैं ये जो बोला है, ये द्वितीय अदीप्त की दूरी केंद्रीय फ्रिंज से, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे बोला है दूसरा वाला, देखिए ये पहला था आपका पहला है और दूसरा देखिए क्या बोला है दूसरा आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त की दूरी, तृतीय दीप्त के लिए लिखेंगे x m बराबर m
और लिखेंगे डी लेमडा बट्टा के स्मॉल डी, ये फार्मूला लिखेंगे। और दूसरे खातिर बोला है, तीसरे खातिर बोला है, तीसरे खातिर तो यहाँ पे यम के जगह पे क्या रख देंगे 3, और यहाँ पे यम के जगह पे क्या रख देंगे 3, और डी आपको दिया है, डी 1 दिया है, और लेमडा देखिए लेमडा कितना दिया है 5000, तो यहाँ लिखेंगे 5000 एंगस्ट्राम को मीटर में कर देंगे 10 का घात -10 से गुणा, और नीचे देखिए स्मॉल डी दे दिया आपका 1 × 10 का घात -3। अब एक काम कीजिएगा, देखिए आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाइए, नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास होगा 3, और देखिए ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 0 ये और 3 0 ये 6 0 हो जाएगा, तो 5 × 10 का घात 6 और ये 10 का घात -10, तो ये हो जाएगा 5 × 15 और 15 × 10 का घात -4, और मीटर होगा, यदि आपको मिलीमीटर में इसको लिखना है मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 10 का घात 3 से 10 का घात 3 कटिए जाएगा, 10 का घात -3 और ये हो जाएगा 10 का घात +3 मिलीमीटर। तो ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला जुला का आपका आंसर जो आएगा x3 = 1.5 मिलीमीटर, ये आपका हो जाएगा किसके लिए। इसके बाद जो तीसरा आपसे बोला है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है जिसमें ये दोनों समपाती हो, दोनों दीप्त फिंजे क्या हो समपाती हो। तो समपाती के लिए देखिए दीप्त के लिए आप फार्मूला जानते होंगे यम, और क्या होता है डी लेमडा बट्टा के स्मॉल डी इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे तो देखिए इसको m1 कर लीजिएगा, इसको m2 कर लीजिएगा, डी लेमडा इसको लेमडा 1 और इसको लेमडा 2, अब बट्टा के क्या कीजिएगा स्मॉल डी। अब देखिए क्या होगा, स्मॉल डी से स्मॉल डी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m1 बट्टा m2 बराबर आपका हो जाएगा लेमडा 2 बट्टा के नीचे हो जाएगा लेमडा 1। अब लेमडा 2 देखिए लेमडा 2 कितना है 5000 है, तो यहाँ से जब वैल्यू भरेंगे हम लोग लेमडा 2 ये है 5000 एंगस्ट्राम, नीचे देखिएगा लेमडा 1 जो है आपका 6000 एंगस्ट्राम, तो एंगस्ट्राम कट जाएगा, 0 से तीनों 0 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा m1 बट्टा m2 बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/6। आपसे पूछा है कि केंद्रीय फिंज से और फिंज मतलब क्या पूछा है, ये वाला न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पे दोनों तरंग दैर्घ्य क्या हो दीप्त फिंजे समपाती हो। तो जब न्यूनतम दूरी हम लोग निकालेंगे तो देखिए न्यूनतम दूरी आप निकालिएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप लिखिएगा m1 और उसके बाद डी लेमडा 1 बट्टा के स्मॉल डी, ये वैल्यू जब रखेंगे हम लोग देखिए m1 कितना है आपका, m1 ऊपर देखेंगे तो 5, और देखिए उसके बाद डी 1 है, लेमडा 1 कितना है, लेमडा 1 देखिएगा 6000 एंगस्ट्राम है, तो 6000 को जब 6000 को हम लोग मीटर में कर देंगे तो 6 × 10 का घात कितना होगा -7, और नीचे देखिएगा नीचे आपका है स्मॉल डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 1 × 10 का घात -3, ये है 1 × 10 का घात -3, इसको नीचे से ऊपर लेके जाइएगा तो ये घात प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और गुणे ये जाएगा नीचे के ऊपर तो 10 का घात माइनस के कितना हो जाएगा -4, और 1 0 से चाहे तो 1 को कम कर सकते हैं तो होगा 3 × 10 का घात -3 मीटर, और मीटर को मिलीमीटर में लिखना चाहे तो मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये इसका आंसर जो होगा 3 मिलीमीटर। तो तीसरा का ये वाला आंसर होगा, पहला का ये यहाँ आंसर होगा 0.9 मिलीमीटर, और यहाँ देखिए दूसरा वाला का ये एलसीएम मतलब ये वाला आंसर होगा। तो ये आप देख सकते हैं तीनों जो क्वेश्चन का आंसर जो बोला है। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा का डिफिनीशन देना है। तो एक बार में देखिए याद कर लीजिएगा 1 एम्पियर की विद्युत धारा क्या होती है, जब दो समांतर तारों के बीच बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है तो जब दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, दो तारों के बीच की दूरी, दो तार यदि आप ले लिए हो और दो तारों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए 1 मीटर होनी चाहिए। यदि दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा उनके बीच इन तारों के बीच लगने वाला जो बल हो 2 × 10 का घात -7 न्यूटन हो, इनके बीच लगने वाला जो बल होना चाहिए 2 × 10 का घात -7 न्यूटन हो, तो इनमें बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर की होती है। तो 1 एम्पियर का डिफिनीशन बोल सकते हैं, 1 एम्पियर की विद्युत धारा वह धारा होती है जब दोनों तारों के बीच में 1 मीटर की दूरी हो तथा उन दोनों तार के बीच लगने वाला बल 2 × 10 का घात -7 न्यूटन हो। तो डिफिनीशन हमारा किसका होगा 1 एम्पियर का होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा ये वाला तार है, इस तार में धारा नीचे जा रही है, इस तार में धारा ऊपर जा रहा है,
इन दोनों के कारण P बिंदु पर बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, इन दोनों में देखिए P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान परिणामी बल क्या है, परिणामी मान 0 है। तो हमसे पूछा है कि बताइए जो पहला तार है यक्स, इसमें कितनी धारा बह रही है। जो पहला तार है इसमें कितनी धारा बह रही है। तो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी लंबा तार होता है, इस तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। तो पहले यदि बी यक्स के लिए लिखें, बी यक्स का चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 अपान होता है 2 पाई और होता है धारा बट्टा दूरी। तो यहाँ से इस तार से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 5 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 घात -2। फिर देखिएगा बी वाई जब लिखेंगे इस तार के कारण यहाँ पे जब निकालेंगे तो फार्मूला लिखेंगे μ0 अपान 2 पाई और लिखेंगे आई मैंने कितना धारा जा रहा है, इसमें तो धारा लिखा है, धारा कितना है, धारा है 10। और कितनी दूरी पर निकालना है, तो ये है 5 × 10 -2, क्योंकि यहाँ पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 है। तो ये जब 0 लिखेंगे बी यक्स माइनस के बी वाई बराबर 0, तो बी वाई को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा बी यक्स बराबर क्या लिख देंगे, बी वाई। तो बी यक्स की वैल्यू देखेंगे तो μ0 बट्टा ये है 2 पाई और उसके बाद आपका है आई बट्टा 15 × 10 -2 बराबर इधर बी वाई देखें तो बी वाई है आपका μ0 अपान लिखेंगे 2 पाई और इसके बाद हो जाएगा 10 बट्टा 5 × 10 -2। तो μ0 2 पाई से μ0 2 पाई कट जाएगा, 10 -2 से 10 -2 कट जाएगा। और देखिए 5 से काट दीजिए तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 का 10 में गुणा करें 10 तिहाई 30। तो आई बराबर आपका आंसर हो जाएगा 30 एम्पियर। ये आसान क्वेश्चन था, आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए आपसे बोला है कि नाभिकीय संलयन को समझाइए और इसका उदाहरण दीजिए। तो जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और उदाहरण सबसे बड़ा सूर्य है। सूर्य के पास अपार ऊर्जा का नाभ है, जो सूर्य के पास सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन के कारण होता है। और आपको पता होगा कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हल्के हल्के नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं। तो एक रिएक्शन होता है, आपको याद होगा कि ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम मिलके सबसे पहले क्या बनाता है, टाइटेनियम बनाता है और एक साथ में क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन और उसके साथ क्या होता है +4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। फिर क्या होता है कि ये जो टाइटेनियम होता है ये ड्यूटेरियम के साथ मिलता है और साथ में बनाता है हीलियम का नाभिक बनाता है और साथ में एक न्यूट्रॉन बनता है और +17.6 MeV ऊर्जा निकलती है। ये आपके सामने रहता है, ठीक। इसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन में ये आप रिएक्शन देख सकते हैं और इसमें दिया है कि एक 4 न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन से मिलकर एक लिथियम नाभिक बनाया गया है। इसमें कितना MeV में ऊर्जा मुक्त होगी आपसे बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग सबसे पहले नाभिकीय संलयन लिख देंगे कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य में जो ऊर्जा का राज है वो नाभिकीय संलयन है, या सूर्य में होने वाली जो एनर्जी है, सूर्य के पास जो एनर्जी है वो नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण है। और यह हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। बाकी ये रिएक्शन है। और बाकी हम लोग सवाल चलते हैं इसको लगाने के लिए। 4 न्यूट्रॉन और आपके सामने है 4 न्यूट्रॉन और आपका है और 3 प्रोटॉन, जो 3 आपका जो दिया है 3 प्रोटॉन का जो द्रव्यमान हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कि 4 × 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर आपको दे दिया है। ये जो चीज़ वैल्यू दिया है 1.00 और उसके बाद आपका है 8 6 7 प्लस यहाँ देखेंगे 3 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.00, उसके बाद हो जाएगा 7 2 8। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 और 2 6 चौको 24 24 2 26 2 8 चौको 32 32 2 हो जाएगा 34, उसके बाद 0, उसके बाद 4 एकम 4। इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 के 24 और 3 के 6 6 2 हो जाएगा आपका 8 और 7 3 के 21 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है 0 और 3 एकम 3। उसके बाद हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 4 12 हासिल 1
8 से 14, 14 एक 15 हासिल 1 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 4 5, 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 5 और उसके बाद आपका 0, उसके बाद 4 3 7, ये हो जाएगा इतना यम यू, ये वाला चीज़ आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या आया यम यू में, और हम लोग जानते हैं कि लिथियम का द्रव्यमान कितना है। लिथियम का जो द्रव्यमान दिया है ये दिया है, लिथियम का द्रव्यमान 7.10 इतना दिया है। तो हम पहले डेल्टा एम निकाल लेते हैं, डेल्टा एम कितना होगा। तो डेल्टा एम निकालेंगे उसमें बराबर ज़्यादा वाले द्रव्यमान में से कम वाला द्रव्यमान क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ज़्यादा वाला द्रव्यमान है 7.056 और 5.2 में से माइनस कर देंगे हम लोग। ये जो लिथियम का द्रव्यमान है 7.014, उसके बाद है 3 6, यहाँ से किनारे घटा सकते हैं। जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ से घटेगा 12 में से, क्योंकि 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 12, 12 में 6 घटेगा तो बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5, 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4, उसके बाद 0 में से 0 घटेगा तो बचेगा 0, उसके बाद 7 में से 7 घटेगा तो बचेगा 0। ये आ जाएगा डेल्टा यम, किस में आएगा, ए यम यू में। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है, एक एम यू का मान इतना है तो हमको किस में निकालना है, एम ई भी में निकालना है। तो एम ई भी में निकालना है तो हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। एम ई भी में निकालने के लिए द्रव्यमान क्षति तो 0.0421 का गुणा कर देंगे 931, यह आ जाएगा यम ई भी 39.25096 यम ई भी, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है एक धारामापी दे दिया है, और देखिएगा इस धारामापी में आपको दे दिया है किनारे की तरफ, देखिए एक यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध है और यहाँ प्रतिरोध है। तो आपको ये देखना है कि क्या व्हीटस्टोन शो करता है कि नहीं, क्योंकि देखिए व्हीटस्टोन शो तो यहाँ पर जी गैलोमीटर है, तो इसके लिए होता है P/Q होता है R/S। ये फार्मूला निरूपित करना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो जब हम देखेंगे क्या ये शो कर रहा है कि नहीं, तो देखेंगे P आपके पास है 100, उसके बाद देखिएगा Q आपका है कितना है, P रहता है, ये P है, ये Q है, और इधर R होता है और ये क्या होता है, S होता है। तो P है और Q 10 है, और R देखेंगे तो R कितना है 60, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर 10 होगा, ये काट देंगे तो कितना आएगा 12 5 60। तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो एक व्हीटस्टोन सेतु को शो नहीं करता। P/Q R/S एक व्हीटस्टोन सेतु नहीं बना रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु नहीं बना रहा है तो हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का नियम। पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पर किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो किरचॉफ का नियम किसके लिए लगता है, बंद पास के लिए। तो पास नंबर 1 इसको लेंगे, पास नंबर 1 इसको लेंगे, पास नंबर 2। तो सबसे पहले धारा देखिए, यहाँ से धारा लेके जाइए, धारा आई जा रहा है, धारा यहाँ तक आई लेके जाइए, यहाँ से धारा का बंटवारा कर दीजिए। इसमें कुछ धारा I1, इसमें I1 धारा, इसमें धारा I2। अब धारा इधर देखिए IG, इसमें धारा कुछ चला जा रहा है धारा मापी में, ये धारा मापी है, इसमें धारा जा रहा है। तो जो धारा बचा रहेगा, यहाँ से I1 आ रहा था, ये धारा I1 आ रहा था, तो यहाँ धारा बचेगा I1 माइनस क्या बचेगा IG, ये वाला धारा बच जाएगा। ठीक, उसके बाद ये धारा देखिए इस धारा में इधर से निकलते हुए जाएगा, तो ये है आपका IG, ये धारा जाएगा IG, और ये दोनों इधर से मिल के जाएंगे सब, यहाँ पे दोनों धारा मिल के जाएंगे सब, दोनों जाएंगे सब। तो यहाँ पर होगा IG और प्लस क्या होगा I2, ये दोनों मिल के इधर से जाएंगे। तो कुल नंबर हम लोग चलते हैं पहले बंद पास नंबर 1 में। पास नंबर 1 में चलेंगे तो देखिए किनारे से एकदम पहले हम बोलेंगे पास 1। तो पहले पास 1 में देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध को धनात्मक लेंगे। तो देखिए धारा की दिशा में इधर चलिए पास नंबर 1 में, तो प्रतिरोध आपका है पहले 100। तो इधर से सबसे पहले लिखेंगे आपका 100 I1। उसके बाद देखिए आप इस तरह घूमेंगे तो यहाँ पर धारा क्या जा रहा है IG, धारा जा रहा है IG। और प्रतिरोध देखेंगे कि धारामापी का प्रतिरोध कितना है, तो धारामापी का प्रतिरोध दे दिया है 15। धारामापी का प्रतिरोध कितना है, यहाँ लिखेंगे 15। फिर देखिए आप ऐसे घूमेंगे, ऐसे आएंगे और इधर जाएंगे तो उधर से धारा आ रहा है, तो धारा आ रहा है तो लिखेंगे माइनस, और माइनस लिखेंगे 60, और क्या लिखेंगे I2 बराबर, इधर कोई वोल्टेज नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं, सब में 5 कॉमन कर सकते हैं। 5 कॉमन करके भेज दीजिए उधर, तो 5 कॉमन करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 20 I1
5 से ही काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 आई जी, और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, ये I2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए पास नंबर 2 में चलिए, पास 2। जब पास 2 की बात करेंगे तो पास 2 में देखिएगा, इधर से चलिए, इधर से चलेंगे तो धारा क्या लेंगे, धारा पॉजिटिव है तो हम लोग चलेंगे तो लेंगे 10, लिखेंगे 10 और साथ में क्या है 10 है आपका I1 माइनस के IG। उसके बाद देखिएगा इधर जब आएंगे, इधर तक विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या लेंगे माइनस, तो यहाँ होगा माइनस। और कितना प्रतिरोध है, प्रतिरोध है 5, तो 5 लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे IG और प्लस I2। फिर उसके बाद देखिए इधर से ऊपर जाएंगे तो ये भी क्या होगा, वो धारा आ रहा है हम लोग चल रहे इधर से ऊपर तो ये लिखेंगे माइनस, और प्रतिरोध इसका है 15 और है धारा IG, और कोई वोल्टेज नहीं लगा है तो क्या लिख देंगे 0। अब इसके बाद इसको हल करते हैं। जब इसको अंदर हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 10 I1, और पहले तो आप कॉमन भी कर सकते हैं, काट लीजिए पहले 10 I1, इसमें हो जाएगा 10 IG, इसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा 5 IG, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 I2, और ये हो जाएगा 15 IG बराबर क्या लिख देंगे 0। अब देखिएगा कितना होगा, ये 10 I1 और कहीं तो I1 है नहीं तो ये रह जाएगा 10 I1, और देखिए 10 IG 5 IG 15 टोटल हो जाएगा 30 IG, और ये हो जाएगा माइनस के 5 I2, और ये हो जाएगा 30 IG बराबर क्या लिखेंगे 0। सब में 5 कॉमन कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, इधर होगा 5 कम 5, ये I2 बच जाएगा, 5 से काटेंगे 5 छके 30, और ये हो जाएगा IG बराबर लिख देंगे 0। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग लिखेंगे पास नंबर 3 लेंगे। देखिए पास नंबर 3 कैसे बनेगा, पास 3 यहाँ से लेंगे A D C और A। देखिए पास आप लिख सकते हैं, पास लिखने में देखिए जो पास लिखे ना पास नंबर 1 नाम लिख सकते हैं A B D A, यहाँ पर नाम इसका लिख सकते हैं A B D A, और पास नंबर ऐसे B लिख सकते हैं। और पास नंबर 3 ये वाला लेंगे, पास नंबर 3 तो लिखेंगे पास 3। कौन सा पास ले रहे हैं हम लोग A के बाद क्या लेंगे D, और D के बाद क्या आ जाएंगे C, और C के फिर घूम के कहाँ आ जाएंगे A, यहाँ आएंगे A D C और कहाँ आएंगे A पर। तो यहाँ से देखिए धारा की दिशा में हम लोग चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो लेंगे प्रतिरोध 60 और क्या लिखेंगे I2, फिर ऐसे चलेंगे और इधर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस से लिखेंगे 5, और प्रतिरोध है आपका है IG प्लस I2, और देखेंगे और कोई प्रतिरोध नहीं है लेकिन वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ वोल्टेज आपको दिया है, और कितना वोल्टेज है आपका, वोल्टेज आपके सामने जो दिया है धारामापी का वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज यहाँ पर दिया है 10 वोल्ट। कितना दिया है 10 वोल्ट, वोल्टेज आपको दे दिया है 10 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा 10 वोल्टेज 10। अब देखिए पहले अंदर गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा देखिए 60 I2, और इसमें हो जाएगा 5 IG, और ये हो जाएगा 5 I2 बराबर 10। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो I2 यहाँ से हो जाएगा देखिए 5 IG, और यहाँ से हो जाएगा 65, 60 और 5 65, ये हो जाएगा I2 बराबर कितना हो जाएगा 10। हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 5 से भाग, जब दोनों तरफ 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा IG, ये 5 से कट जाएगा 13 5 65, और ये 5 से कटेगा तो 5 दूना के 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इन्हीं को समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करके IG का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1, यहाँ 20 है, 20 I1 है, यहाँ पर कितना है 2 I1 है, तो इसमें यदि हम क्या करें किससे गुणा कर दें 10 से, और इससे घटा दे 10 से गुणा करके घटा दे तो हमारा एक फायदा हो जाएगा। तो यहीं पर हम हल कर दे रहे हैं, देखिए इसमें 10 से गुणा आप लिख दीजिएगा कि 10 से गुणा करके घटाने पर डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ है आपके सामने, पहले इसमें 20 लिखिए, देखिए 20 ये है I1, उसके बाद है पहले लिख लीजिए 20 के बाद लिखिए माइनस के 12 और क्या लिख दीजिए I2, उसके बाद लिख लीजिए प्लस 3 IG बराबर 0। अब इधर देखिएगा, इधर आप इसमें 2 से गुणा किससे गुणा किए 10 से, 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूना के 20,
20I1, इसमें गुणा करेंगे 10 से तो ये होगा 10I2, इधर गुणा करेंगे तो ये कितना होगा आपका हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 10 छके 60, क्योंकि 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 छके 60IG। अब घटाइएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला प्लस, तो हई कट जाएगा और 10 में से 12 घटेगा तो माइनस के 2 और क्या बचेगा I2। इधर देखिए 10 60 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 63 और क्या लिखेंगे IG बराबर क्या लिख देंगे 0। और देखिएगा इसके बाद ये जो चीज़ आया इसको समीकरण नंबर क्या बना के छोड़ सकते हैं, समीकरण नंबर 4 बना के छोड़ दीजिए। और एक बात देखिएगा यहाँ पे जो I2 है 13 है, यहाँ पे जो I2 है कितना है 2 है, तो हम लोग देखें I2 प्लस है और ये I2 माइनस है, तो इन दोनों का गुणांक बराबर करके जोड़ दें तो आंसर अपने आप पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो समीकरण 4 है इसमें हम क्या कर सकते हैं 13 से गुणा कर दें और इसमें 2 से गुणा कर दें और जोड़ दें। देखिए जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 2I, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2IG और 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना के 26 और I2 और ये हो जाएगा 2 दूना के 4। हमने 2 से गुणा किया, इधर हमने गुणा करना है 13 से, 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना के 26, तो इसको आप यहाँ लिखिए 13 दूना के 26 I2 और इसमें गुणा करेंगे 13 से, 13 में आप गुणा कीजिएगा, 13 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 और ये हो जाएगा 13 78 और 3 हो जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा आपका 800 और हो जाएगा 19 और क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे IG। उसके बाद देखिएगा उधर आपका है बराबर की, इधर क्या है 0। अब जोड़ दीजिए, जोड़ने पे ये कट जाएगा और ये जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 821 IG और इधर आपका हो जाएगा 4, IG बराबर हो जाएगा 4/881, ये इसका आंसर हो जाएगा IG जो कि पूछा है। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बंद पास नंबर 1 लेना है, फिर बंद पास नंबर 2 लेना है, फिर बंद पास नंबर 3 लेना है। तीनों लेकर हल किए थे, पर उसके बाद क्या किए थे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन दोनों को हल किए हैं। इसमें 10 से गुणा कर दिए, 10 से गुणा किए तो 10 10 20 हो गया, फिर घटा दिए, जो वैल्यू आया है इसमें एक में 13 से, इसमें 2 का गुणा किए हैं, इसमें 13 से गुणा किए हैं, फिर उसके बाद क्या कर दिए दोनों को जोड़ दिए, आपका आंसर आ गया है। इसके बाद वाला देखिएगा, इससे सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि अंदर का प्रतिरोध है 1 ओम है और बाह्य प्रतिरोध कितना है 5 और 6 11 है, 11 ओम प्रतिरोध है। तो सबसे पहले आप यहाँ से कि आपको पूछा है कि आवेश बताना है और ये भी बताना है कि पहले संधारित्र और दूसरे संधारित्र पर कितना वोल्टेज है, ये भी बताना है। लेकिन आपके सामने कुल वोल्टेज कितना है, ऊपर बाहर कुल वोल्टेज 12 है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले कुल धारा निकाल देते हैं। तो कुल धारा I बराबर निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे कुल वोल्टेज बट्टा कुल, नीचे क्या लिखेंगे कुल प्रतिरोध। तो कुल वोल्टेज देखेंगे तो 12 है और देखिए बाह्य प्रतिरोध कितना है, तो बाह्य प्रतिरोध है 6 5 11 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1। यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12/12, ये कट जाएगा तो ये I बराबर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए 1 एम्पियर आ गया तो हम लोग A से B तक, मान लीजिए A से B तक जो है इस पर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा। तो जब यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे तो देखिए B से AB वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो B से A तक प्रतिरोध लिखेंगे तो धारा है 1 और ये प्रतिरोध है 11, क्योंकि 5 और 6 11, तो कितना आ जाएगा B से A तक का जो वोल्टेज होगा वो होगा 11 वोल्ट। ये आ जाएगा यहाँ के लिए वोल्टेज। अब देखिएगा ये दोनों जो संधारित्र लगे हुए हैं, दोनों संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। दोनों संधारित्र कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब वैल्यू भरिएगा, C1 आपको दिखाई दे रहा है 1/2, C2 दिखाई दे रहा है 1/3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 होगा, काटेंगे तो 2 3 6, 3 दूना का 6 हो जाएगा। इसको जब हम लोग हल करें तो 5/6 उल्टा कर दें तो होगा 6/5, भाग दें तो ये हो जाएगा 5 कम 5 और यहाँ से बच जाएगा 1 और 5 दूना के 10, ये आएगा माइक्रो फैरेड, यहाँ से आएगा माइक्रो फैरेड।
तो कुल संधारित्र की धारिता पता चल गया। कुल संधारित्र की धारिता कितनी है। कुल वोल्टेज ए से बी तक, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। इस पर आवेश कितना होगा ए से बी तक, क्योंकि हम जानते हैं कि ये श्रेणी क्रम है, तो आवेश देते हैं तो सगरे पर आवेश क्या रहेगा, बराबर। जितना आवेश यहाँ रहेगा उतना आवेश यहाँ रहेगा। तो आवेश निकाले तो हम फार्मूला जानते हैं, सी बराबर होता है क्यू, और सी बराबर क्यू बट्टा भी, और यहाँ से क्यू निकाले तो क्यू बराबर क्या होगा, सी भी। क्यू बराबर क्या होता है, सी भी। तो क्यू बराबर सी की वैल्यू आई है तुम्हारी 1.2, और भी की जो वैल्यू आई है, भी की वैल्यू ए से बी तक 11 है। तो जब 11 में हम लोग गुणा करेंगे इसका 12 का, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 1, यहाँ से 2 1, यहाँ हो जाएगा 2 और ये 3 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3, तो दशमलव लगेगा एक स्थान बाद, तो इतना आवेश हो जाएगा 13.2 कूलाम। ये आपका हो जाएगा क्यू, माने दोनों पर आवेश। तो आवेश तो हो गया, दोनों पर आवेश इतना आ जाएगा। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, कुल धारिता हो गया, दोनों पर आवेश होता है, और फिर आपसे पूछा है कि विभवांतर बताइए इनके संधारित्र पर। यहाँ पर कितना विभवांतर होगा, V1, और यहाँ बताना है V2। तो हम जानते हैं C बराबर होता है Q बट्टा V। तिर्यक का गुणा कर दें तो V बराबर लिख सकते हैं Q बट्टा C। तो यहाँ से V1 लिखेंगे तो यहाँ C1 लिखेंगे, तो V1 बराबर Q की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा 13.2 बट्टा C1 की वैल्यू कितनी है, 2 से इसको काट दीजिए, तो यह हो जाएगा 2 छके 12, और फिर एक बचेगा 2 छके 12। इतना वोल्ट हो जाएगा किसके लिए, ये होगा V1। V2 का देखा जाए तो V2 बराबर क्या लिखेंगे, V2 बराबर हो जाएगा Q बट्टा C2। तो यहाँ से हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा Q की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। Q की वैल्यू निकालें 13.2, और C2 की वैल्यू देखिए, C2 की वैल्यू है 3 है, 3 से काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, और यहाँ से एक बचेगा 3 चौको 12, तो 4.4 वोल्ट आएगा। एक आया 6.6। तो आपका यही इस क्वेश्चन का पूरा का कंप्लीट हो गया है।